हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के सफ़र को देखते हैं। तो आखेट खाद्य संग्रह आप पहला चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे मुख्यतः भोजन उत्पादन के बारे में देखा जाएगा कि आखेट से कैसे भोजन उत्पादक तक वो बनते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो है तुषार नाम का एक बच्चा होता है जो दिल्ली से चेन्नई तक की यात्रा करती है। तो ये आपको दिल्ली मैप में पता होना चाहिए और चेन्नई मैप पे पता होना चाहिए। तो इन दोनों को आप खुद से देख लीजिएगा कि ये दोनों जो स्थान जो है मैप में कहाँ है। आगे को बढ़ते हैं तो इसमें कहा जाता है कि रेल का पता तो लोगों को पता तो लोगों को 150 साल पहले ही हुआ है। तो उससे पहले लोग किस तरह से अपने जीवन यापन करते थे, कैसे यात्रा करते थे, तो इसके बारे में बात की जाएगी इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें आरंभिक मानव है। आरंभिक मानव में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो मुख्यतः इसके सही पूछिए तो 2 ही कारण होते हैं, और लेकिन एनसीईआरटी में 4 कारण दिया गया है। तो पहला बात ये देख लीजिए कि जो यहाँ पे सिर्फ उपमहाद्वीप लिखा है, लेकिन ये मुख्यतः भारत उपमहाद्वीप के बारे में बात किया जा रहा है। भारत उपमहाद्वीप में के बारे में भी मैंने आगे के चैप्टर में पहला चैप्टर में बता दिया है। तो वो आरंभिक मानव आप देखेंगे तो आरंभिक मानव आपको कब से दिखने लगता है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो ये आपको दिखने लगता है 20 लाख वर्ष पूर्व। तो आप ये याद रखिएगा कि आरंभिक मानव का दिखने लगते हैं 20 लाख वर्ष पूर्व। और ये किस तरह के थे, ये आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। इसके बारे में पहला चैप्टर में डिस्कशन हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा बात है, उसके बाद आगे को बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम आते हैं तो पहला सवाल यही बनता है कि आखिर क्या कारण था कि जो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो मुख्यतः इसके 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है भोजन और दूसरा कारण होता है पानी। तो इसमें पहला कारण तो इसे भोजन की तलाश दिया गया है। दूसरा कारण इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है कि लोग जो है अपने पशुओं के पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। तो पशु भी क्यों इधर उधर से जाते थे, क्योंकि वो भी अपने चारा को क्या था, चारे की तलाश में इधर उधर जाते थे, इसलिए वो उसका पीछा करते थे। मतलब इसका भी कारण कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो भोजन ही है। तीसरा कारण में आप जाइएगा तो वो भी आप देखिएगा तो उसमें ये कहा जा रहा है कि मौसम के अनुसार जो है फल और फूल अलग अलग मौसम में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोग जो है फल और फूल की तलाश में जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। चौथा कारण पानी है, जो मैंने बता दिया है कि पानी के कारण ही होता है। तो पानी मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको पता है पानी झीलों में, झरनों में या फिर नदियों में मिलती है। और इन्हीं जगहों पे लोग इसीलिए जो है इन सब जगह जहाँ पे भी इसकी उपलब्धता होगी वो लोग उसी जगह पे वहाँ पे रहने लगते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि प्रारंभिक लोग जब बसते हैं तो वो नर्मदा घाटी के आसपास बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत है। उसके बाद आप देखेंगे सिंधु घाटी प्रदेश के आसपास बढ़ते हैं। फिर आप देखिएगा गंगा घाटी के बाद उसके आपको बसावट दिखेगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो जाहिर सी बात है, आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलता है, जो कि पुरातत्वविदों के द्वारा खोजा जाता है। तो पुरातत्वविदों के द्वारा जो भी पत्थर, लकड़ी या हड्डियों की खोज की जाती है, और जो प्रारंभिक मानव द्वारा इसका उपयोग किया गया होगा उसी की खोज के आधार पर जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है। सीधे से बात यह है कि पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसके बाद आप देखेंगे जो इसमें लकड़ी और हड्डी जो देखेंगे तो ये तो जो है आप देखेंगे ये विलुप्त हो जाते हैं। लकड़ी भी खत्म हो जाती है और हड्डी भी, कुछ हड्डियाँ बची हुई भी थी, उसके भी आप बाद में साक्ष्य देखेंगे। लेकिन पत्थरों के जो औजार बनाए गए थे वो अभी तक जो है उसी तरह से है। यही कारण था कि आगे चलकर आप देखिएगा तो ये जो है आपको इसका नाम पुआशान काल पड़ता है। इसके अतिरिक्त कहा जा रहा है, इसके अतिरिक्त एक सवाल ये उठता है कि लोग औजारों का उपयोग किन किन कामों में करते थे। तो लोग औजारों का उपयोग जो है फल फूल काटने में करते थे, हड्डियाँ या मांस काटने में करते थे, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने में वो करते थे। इसके लिए क्या करते थे, जो भी पत्थर होते थे उसमें क्या करते थे वो जो है पत्थर में वो क्या करते थे, हड्डियों या पत्थरों में क्या करते थे उसमें एक मुट्ठा लगा देते थे जो है, और उसके बाद से उसका उपयोग वो क्या करते थे, भाले और बांध के रूप में उसका उपयोग करते थे। कुछ औजार लकड़ियाँ काटी जाती थी, इसके साथ ही कुछ औजार जो ऐसे थे जिससे कि लकड़ियाँ भी काटी जाती थी। अब लकड़ियों का इस्तेमाल किस रूप में हो जाता है, तो लकड़ियों का इस्तेमाल आप देखिएगा ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी
किया जाता था। ठीक है, इसमें आप 2-3 चीज़ आप देखिएगा कि औजार का उपयोग क्यों किया जाता था पत्थर के, ये भी बता दिया गया है। उसके बाद से लकड़ियों का भी उपयोग किया जाता किसमें, ये जो है ईंधन पकाने में किया जाता था, और साथ ही जो है लकड़ियों का उपयोग औजार के रूप में भी किया जाता था। आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कि इस तस्वीर में भी आपको यही दिखेगा कि जो है पत्थर का औजार का उपयोग कैसे कर रहे हैं। जैसे कि ये आप एक पहला तस्वीर में देखेंगे तो पहले तस्वीर में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है एक हाथ दिखाया जा रहा है और उसमें ये पत्थर का आकार दिया गया है और इस पत्थर से जो है एक जड़ खोदा जा रहा है। दूसरा पत्थर ये इस प्रकार से दिखाया गया है, इसका यहाँ नोकीला दिया है, नोकीला तो इसमें भी है, और इससे क्या होता है एक कपड़े में जो है उसको जो है छेद करने की कोशिश की जा रही है। आगे को बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें अब दिया जा रहा है कि रहने की जगह कैसे निर्धारित की जाती है। तो रहने की जगह मुख्यतः 2 ही आधारों पर निर्धारित की जाती है। एक तो जो है पानी का स्रोत मिलना चाहिए, जहाँ भी पानी होगा वहाँ लोग रहेंगे, क्योंकि बिना पानी के जीवन नहीं होता, कहा जाता है जल ही जीवन है, तो जल चाहिए ही चाहिए उसके लिए। और दूसरा चीज़ था कि चूँकि ये पाषाण काल था तो मतलब पत्थरों का यूज वहाँ पे होता था, तो लोग ऐसे ही जगह पे बसते थे जहाँ पे पत्थरों की उपलब्धता आसानी से हो जाए। दूसरा चीज़, ठीक है ना, ये यहाँ पे मुख्यतः यही बात कही गई है। जैसे कि आप देखिएगा ये कहा गया कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। इसमें जो जगहों के निर्धारण था ये पूरा का पूरा मतलब वही है, पूरा का पूरा में वही कहा जाएगा। उसके बाद से आप इस मैप को देख लीजिए। तो मैप में आप देखिएगा बुर्ज होम है। बुर्ज होम कहाँ है, तो ये आप देखिएगा मैप में आपको दिख रहा होगा कि जो है जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ जो है कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में है। भीमबेटका कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। कोलडीवा और महागढ़ा कहाँ पे है, वो जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। चिरान कहाँ है, बिहार में है। दाऊदली हेडिंग कहाँ है, ये असम के आसपास पड़ता है। आगे आप इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर होशगी कहाँ है, ये कर्नाटक में। कुन्नुल गुफाएं कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा। हल्लूर भी आपको कर्नाटक में दिखेगा। पयमपल्ली आपको तमिलनाडु में दिखेगा, और आदि चन्नुल आपको जो है तमिलनाडु में दिखेगा। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैंने ब्लैक से घेरा कर रखा है वो सारे स्थान नवपाषाण कालिक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये दे रखा है कि जो ये जो स्क्वायर में बना है वो नवपाषाण कालिक है। जो आपको ट्रायंगल में दिखेगा मतलब त्रिभुज में बने हुए लाल में दिखेगा वो आपके पूरा पाषाणकालीन जो है पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो अभी आप स्थल के बारे में पूरा पाषाणकालीन स्थल और इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे महापाषाणकालीन स्थल जो है वो जो इसका जो है आपको सर्कल बनाया गया है। जैसे कि ये आपको इसमें मुख्यतः 2 ही स्थल आपको दिखेगा, आदि चंदलूर और आपको ब्रह्मगिरी। ये दोनों स्थल जो है क्या है, ये दोनों स्थल महापाषाणिक कालिक है। आरंभिक गांव देख लीजिए। आरंभिक गांव आपको जो है इनाम गांव है। अगर पूछ दिया आरंभिक गांव कौन से थे तो आरंभिक गांव इनाम गांव है। आधुनिक गांव के बारे में मुंबई, कलकत्ता ये सब आप जानते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आगे को बढ़ते हैं तो आगे को हम लोग बढ़ते हैं तो आगे को आप देखिएगा। इसमें भीमबेटका मैंने आपको बता दिया है कि भीमबेटका जो है क्या था, आधुनिक मध्य प्रदेश और साथ में ही दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार यूपी में क्वेश्चन मतलब जो है टेट में सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब भीमबेटका कहाँ पे है, और उसका ऑप्शन में ये दोनों ही चीज़ दिए गए थे। तो ये दोनों ही चीज़ दिए गए थे, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश तो सभी जानते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल में के आसपास पड़ता है, लेकिन दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ये भी आपको एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना है। दूसरा चीज़ है कि अब आप देखिएगा कि भीमबेटका के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो इसमें भीमबेटका में आप देखिएगा, ये देखिए एक शब्द यूज किया जा रहा है, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला, शैल मतलब क्या होता है, पत्थर, और चित्रकला मतलब पत्थरों पर बनाई गई जो है चित्रकला। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ पूरा स्थल ऐसे रहे हैं जो गुफाएं और कंदराएं मिली है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और जैसे भीमबेटका के बारे में बताया जा रहा है कि भीमबेटका में क्या है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी गुफाएं मिली हैं और कंदराएं मिली हैं। मतलब कंदराएं मतलब आप कह सकते हैं कि जो है पेड़ होते हैं, और पेड़ के अंदर देखिएगा कुछ किसी पेड़ की तरह स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि आपको उसके अंदर घुस के रहा जा सकता है, उस तरह से मिले हैं। और साथ में गुफाएं मतलब पत्थर की गुफाएं होती थी, मतलब कुछ पत्थर ऐसे ऑटोमेटिक बने हुए थे कि उसके अंदर जो है घुसा जा सकता, रहा जा सकता था। दूसरा सवाल यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि आखिर इन गुफाओं का उपयोग लोग किस तरह से क्यों करते थे। तो इसका उपयोग मुख्यतः देखिएगा तो किसी भी जगह पे हम
किसी चीज़ का उपयोग क्यों करेंगे? सिर्फ देखिएगा तो वहाँ पे बारिश न पहुँच सके, बारिश से बचने के लिए, धूप और हवा से हम बच सके, इसीलिए हम गुफाओं का उसमें प्रारंभिक मानव जो है उपयोग करते थे। प्रारंभिक मानव ही नहीं, अगर आज के आपको याद रखने के लिए आप एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जब उसे आप उस खुद से कोरिलेट करना सीख जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये ऐसा सोचें कि मैं प्रारंभिक मानव हूँ और अगर मैं उस स्थिति में होता तो कैसे अपने जीवन यापन करता, तो आपको कोई चीज़ भी याद करना बहुत आसान हो जाएगा। उस जगह पे अपने आप को अगर इमेज आप अपना बना सके तो ये आपको 50% कम से कम आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जगह वगैरह याद करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो डेवलप हो जाएगा। फिर ये गुफाएं क्या थी? ये गुफाएं आप याद रखिएगा नर्मदा घाटी के पास थी। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है कि आपको मैप में ये पता होना चाहिए कि नर्मदा घाटी कहाँ है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये सारा नर्मदा घाटी है, क्योंकि नर्मदा नदी इसके ऊपर बहती है और ताप्ती नदी। घाटी हमेशा दो नदियों के बीच में जो है बन जाती है, दो पहाड़ों के बीच में बन जाती है, क्योंकि जब दो पहाड़ जो है ऊपर उठ जाते हैं और कोई नदी वहाँ से गुजरती है तो वही घाटी बन जाती है। तो यहाँ पे भी आपको सतपुरा पहाड़ दिखेगा, विंध्य पर्वत दिखेगा, और यही सब में ये सब घाटी जो है इस तरह से बन जाती है। तो इसी घाटी के आसपास लोग बस रहे थे, क्योंकि जब पर्वत और पठार है तो इसका मतलब है कि पर्वत और पठार इन जगहों पर है, तो इसका मतलब है कि उन्हें पत्थर की उपलब्धता आसानी से हो जाएगी। और ये अगर नदी बह रही है, ये दोनों नदी नाम नर्मदा और ताप्ती नदी बह रही है, तो नर्मदा नदी के पास चूंकि वो बसे थे तो उन्हें पानी की उपलब्धता भी आराम से मिल जाएगी। यही चीज़ इसमें है। आगे को आप जब बढ़िएगा, आगे जब आप पढ़िएगा तो आपको एक चीज़ देखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ सिंधु का प्रदेश के आसपास लोग आपको बसे हुए मिलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो आप इन पिक्चरों में अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिएगा, देखिए ये जो जगह है इसके अंदर को जाया जा सकता है। ऐसा चित्र में देखने से ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो ये सब चित्र में आप देख सकते हैं इन सब जगहों को, कि ये सब जगह ऐसे हैं जिसके अंदर को जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरा स्थल जो है, पूरा स्थल की परिभाषा देख लेते हैं। तो पूरा स्थल मतलब सीधे सीधे आप ये जान जाइए, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और स्थल का मतलब होता है जो है कोई जगह। तो प्राचीन काल में जो स्थल होते थे और प्राचीन काल में जिन स्थलों से जो है औजार या फिर जो है बर्तन या इमारतें मिली है, उसे ही उन स्थलों का पूरा स्थल कह सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उतना सारे सभी चीज़ को लेके जाना उनके लिए संभव नहीं था, तो वहीं छोड़ देते थे। और ये ज़मीन के अंदर जो है ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, तो अगले अध्याय में आप देख लीजिएगा। आगे को बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज रही है, तो आग की खोज। तो आग की खोज सबसे पहले कहाँ हुई है? तो ये आपको कुरनूल गुफाएं में हुई है। तो अगर आपसे पूछ दे कि आग की खोज कहाँ हुई, तो आग की खोज जो है कुरनूल गुफा में हुई। और कुरनूल गुफा कहाँ है? तो कुरनूल गुफा आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा। और ये किस काल से संबंधित है? तो ये आपको पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे आप देखेंगे पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ये आपको बताया जाएगा। क्योंकि आपने अभी मैप में जो ऊपर देखा, मैंने आपको कहा था कि जो भी ग्रीन से घेरा लगाया गया है या जो इसमें भी ट्रायंगल बना है, वो जो है पूरा पाषाण काल है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। और आरंभिक लोग क्या करते थे? आग जलाना। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि आरंभिक लोग, मतलब कि जैसे कि अगर पूछते आग जलाना कब लोग सीख गए थे, तो ये पूरा पाषाण काल में ही लोग सीख गए थे आग जलाना। और साथ ही इसका इस्तेमाल किन किन रूपों में किया जाता था? तो इनका इस्तेमाल जो है प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए किया जाता था। आगे आप बढ़ेंगे, नाम और तिथियाँ देखेंगे। तो नाम और तिथियाँ, अब आपको जो आपने अभी तक जो पढ़ा, आखेटक और खाद्य उत्पादक मतलब आखेट और खाद्य संग्राहक से उत्पादक, तो ये पूरा का पूरा अब उसको नाम दिया जाएगा कि उसका नाम क्या था। जैसे आखेटक, जो आखेट या खाद्य संग्राहक थे, उसको क्या कहा जाता था, और जो खाद्य उत्पादक हुए उनको क्या कहा जाता था। अब ये नाम में आपको बांटा जाएगा। तो सबसे पहले इन्हीं आरंभिक काल को, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, पूरा पाषाण काल में पहले भी नाम दे रही थी,
तो जो है सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, इस काल के बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, मतलब ये नाम कौन दिया है, तो ये नाम जो है पूरा पाषाण काल, ये सब पूछ दिए कि किसने ये नाम दिया है, तो जाहिर सी बात है ये नाम जो है पुरातत्वविद जिन्होंने ये खोज की है उन्होंने ही नाम दिया है। तो आरंभिक काल को उन्होंने क्या कहा, पूरा पाषाण काल कहा। क्यों कहा था ये भी मैंने बता दिया है, क्योंकि चूंकि पत्थरों का उपयोग करते थे इसीलिए से पूरा पाषाण। यह 2 शब्दों से बना हुआ है। तो पूरा आप देखेंगे, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पूरा का मतलब हो गया आपको प्राचीन, और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, यानी कि प्राचीन पत्थर। चूँकि पत्थर का उपयोग करके ही ये लोग अपना जीवन, आरंभिक लोगों ने अपना जीवन यापन किया था, इसीलिए इसे पूरा पाषाण कालिक कहा गया है। और ये कब से कब इसका डेट है, 20 लाख वर्ष पहले से लेके 12,000 वर्ष तक है। और इसको 3 भागों में, फिर इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे आरंभिक या निम्न कह सकते हैं, मध्य कह सकते हैं, और फिर उत्तर कह सकते हैं। और आपको जितनी ये घटनाएं मिलेगी तो वो मुख्यतः 99% की कहानी क्या होता है, पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। और ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में भी पूछा हुआ था कि सबसे अधिक समय तक कौन सा काल चला था, तो वो पूरा पाषाण काल ही चला था। सेकेंड आता है आपको जो है मध्य पाषाण काल, या फिर आप उसे कह सकते हैं जो है मेसोलिथिक। इसको मेसोलिथिक, और ये डिवीजन किस आधार पर किया गया था कि इसे अब पूरा पाषाण काल था तो पूरा पाषाण काल ही नाम रखा जा सकता था, लेकिन पूरा पाषाण काल तो नाम नहीं रखा गया, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मध्य पाषाण काल। तो क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव हुआ, मतलब पर्यावरण में बदलाव के कारण क्या हुआ, इसका नाम जो है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों इसका नाम को चेंज करके ऐसा रखा गया, तो ये भी पर्यावरण में बदलाव होने के कारण। इसका डेट भी देख लीजिए, तो इसका डेट 12,000 वर्ष पहले से लेके 1,000 जो है साल पहले की आप इसकी घटना को देख सकते हैं। इस समय जो पाषाण के औजार, मतलब पत्थर के औजार थे, वो बहुत छोटे थे, और इसलिए इन्हें जो है माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण भी कहा जाता है। छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया था, उसमें अनगढ़ पत्थर थे पूरा पाषाण काल में, और चुने हुए थे। और फिर उसके बाद से और प्रायः इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में चलते रहे होंगे। यानी कि क्या था, आपको हंसिया और आरी मिले हुए थे जो है, साथ ही आप देखेंगे हड्डियों के भी औजार बनाए गए थे। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो अब नया बना है तो ऐसा नहीं है कि पुराना कोई छोड़ देगा, जो पुरानी समय से चले आ रहे हैं उसका तो यूज होता ही रहेगा। आज भी हमारे समय में जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही थी उसका लोग तो आज भी हम यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आज भी यूज किया जाता है। फिर आगे को बढ़ते हैं, तो आगे को आप देखिएगा, इसमें अब अगला आएगा 10,000 साल पहले का समय को क्या कहा गया है, तो 10,000 समय का पहले को नवपाषाण युग कहा गया है। उसके बाद से एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। मतलब जो आज जो नाम रख दिया गया था वो जो पुरातत्वविद थे वो आज का जो नाम प्रचलित था उसी के आधार पर रख दिए हैं। उस समय उसका क्या नाम रहा होगा ये तो किसी को नहीं पता। उतने पुराने ज़माने में प्रारंभिक मानव के समय का तो लोग अभी कोई मिलेगा ही नहीं कि बता सकेगा कि हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्या किस नाम से पुकारते थे, बात भी करते थे कि नहीं ये भी नहीं पता है, तो फिर और बात ही अलग है। अब इसे मैंने थोड़ा सा आसान करने के लिए, ताकि थोड़ा सा याद रहे, तो मैंने इसे थोड़ा सा बना दिया है ताकि आप थोड़ा सा जो है आपको ये रिमेंबर हो सके आसानी से। आप भी अपने किसी भी कॉपी वगैरह में इसे एक चार्ट के द्वारा इसे आप दिखा से, जैसे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ये देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर जो है ये आपको मैंने डेट भी लिख दिया है, जो पहले मैंने पढ़ाया है वही डेट भी यहाँ पर है, एक बात और याद रखिएगा। उसके बाद से जो है पूरा पाषाण काल को ही हम देखते हैं कि 3 भागों में फिर इसे बांटा गया है, और इसे जो है आरंभिक पूरा पाषाण काल या इसको निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, मध्य पूरा का पाषाण काल। फिर जो है इसे एक कन्फ्यूज़ नहीं हो गया, ये यहाँ पे एक है मध्य पाषाण काल था और ये मध्य पूरा पाषाण काल होगा, ये बात आप याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को दे दिया गया। तो ये जब भी लगा रहेगा तो ये मध्य
पूरा लगा रहेगा, यहाँ पे पूरा जरूर लगा रहेगा, ये पूरा रहेगा। ये मध्य पूरा पाषाण काल, जो पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया था। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आप ये देखेंगे तो उसमें जो है जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि बदलती जलवायु। तो बदलती जलवायु से क्या क्या हुआ, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 12,000 साल पहले क्या हुआ, जलवायु में बड़ा सा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ जिसके कारण क्या हुआ, गर्मी बढ़ गई। तो उसके बाद से लोग क्या हुए, लोग जो है वहाँ से जो है घास के मैदान, जैसे ही गर्मी बढ़ी तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ी, घास वाले मैदान खूब बढ़ने लगे, जिससे क्या होता है, घास जो खाने वाले पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो उस तरह के जो है जानवरों का विकास होने लगा, जिसमें आप जो है हिरन, बारहसिंघा, भेड़ और बकरी ये सब देखेंगे। जिसमें आपको हिरन दिखेगा, बारहसिंघा दिखेगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या होता था, इनके जो है ये जो है मुख्यतः जो है घास ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए इनका विकास जो है, इनके विकास के लिए एक अच्छा माहौल मिलने लगा। इसके साथ ही साथ लोगों ने क्या देखा, इन पशु पक्षियों को, इन जानवरों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया लोगों ने, और ये भी देखने लगे। रिसर्च जैसे लोग देखते देखते ये समझने लगते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी को भी समझने लगते हैं क्या कि वो क्या खाता है, उसका प्रजनन का समय क्या होता है। और इस तरह से आप देखेंगे तो क्या हुआ, आप मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो वहाँ पे लोग देखेंगे कि पशुओं को जो है पालना भी शुरू कर दिया जाता है। तो जैसे कि पालने की बात सोचने लगे, और साथ ही जो है मछली भी भोजन का रूप में उपयोग करने लगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोग जानवरों को पालने की कब सोचने लगे, या फिर कब इससे जो है पालने लगे और मछली भी भोजन के रूप में प्रयोग करने लगे, तो ये आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में देखेंगे। फिर आप आ जाते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत आप देखते हैं, ठीक है ना। पशुपालन आप देखेंगे, यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ पालने के भी सोच ही रहे हैं कि चलो सोचा जाए पाल सकते हैं, नहीं सकते, अब यहाँ पे ये पालना शुरू करते हैं। उसके बाद से भारत उपमहाद्वीप जब भी लिखा जाएगा तो समझ लीजिएगा भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। तो गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगते थे। ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये तीनों अनाज ऐसा नहीं कि उपजाया जाता था, अभी तक जो बात की जा रही है वो प्राकृतिक रूप से उगने वाले की बात की जा रही है। फिर आगे को हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होते हैं, फिर लोग उस समय क्या करते थे, इसे बटोरते रहते थे, इधर उधर से इसको अनाज को इकट्ठा करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग जो स्त्री पुरुष थे, ये क्या हुए, एक कृषक के रूप में तब्दील हो गए। और साथ ही उन्होंने क्या किया, पालतू भी जो है जानवरों को पालतू भी बनाना शुरू कर दिया। और जो सबसे पहला जो जिन जानवरों को, एक चीज़ याद रखिएगा, जब कहा जाता है कि जानवरों को पालतू बनाया गया था, मतलब तो वो कौन सा काल चल रहा था, तो वो मध्य पाषाण काल चल रहा था। और जब कहा जाए कि कृषि लोग कब करने लगे थे, तो कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कब मिल जाता है, तो कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य आपको वैसे नवपाषाण काल में प्रॉपर मिल जाता है, और मध्य पाषाण काल से लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो जानवर को पालतू बनाया गया था वो था जो है, वो आपको कुत्ता दिखेगा, और कुत्ते के बाद आपको भेड़ देखेंगे। कुत्ते का पूर्वज को बनाया गया था, और धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर को भी अपना जो है बनाना शुरू कर दिया था। आगे आप बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि लोग क्या हो गया, लोग पूरा का पूरा तरह आप देखेंगे कि पशुपालक लोग क्या हो गए, बन गए थे। अब बसने की प्रक्रिया देख लेते हैं कि बसते कैसे हैं। जब लोग जो है खेती करने लगेंगे, जानवर को एक जगह पे रखने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग बसने भी रखेंगे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे यही मतलब पौधे उगने लगे, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बसने की प्रक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक चीज़ दिया गया है कि जो है लोग पूछेगा कि किस प्रकार का पौधा पालना कोई भी पसंद करेगा, तो किस प्रकार के पौधे और जानवरों का चयन वो कैसे करते थे। तो जो जानवर जो है बीमार होने की इनकी संभावना कम होती होगी, उसे ही वो पालना पसंद करते होंगे। और वैसे पौधे को उगाना पसंद करेंगे जिनके दाने बड़े बड़े हों, क्योंकि उस समय तो मेनली भोजन के लिए उपजाया जाता था, तो दाने बड़े बड़े होने चाहिए। तो उसी प्रकार के वो अनाजों को सेलेक्ट करेंगे कि उन्हें ही हमें उपजाना है। साथ ही वो बीजों को संभाल कर रखते थे, और ताकि जो है उन्हें दोबारा से उपजाया जा सके। और साथ दो चीज़ है, जानवर ऐसे भी जानवर को पाला जाएगा जो कि अहिंसक हो, मतलब जो कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचाते हों। ऐसे ही जानवरों को जो कि पालना पसंद करेंगे लोग, जो बीमार कम पड़ते हों, और साथ ही जो है अहिंसक हो, वो मतलब हिंसा नहीं करते हो।
जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर देखिएगा, जैसे लोग जब पालने लगते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि जब पालने लगते हैं उनके जो है आकार स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि इसमें एक चीज़ लिखा गया है कि जब लोगों ने जंगली जानवरों को पालना शुरू किया तो पालतू जानवरों के जो है क्या हुए, दांत और सींग क्या हो गए, जंगली जानवरों की अपेक्षा के छोटे होने लगे थे। उसके बाद आज सबसे प्राचीन फसल आप देखेंगे तो सबसे प्राचीन फसल अगर पूछ देखिए क्या था तो वो गेहूँ और अनाज था। और सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था जिस जानवर को, वो था कुत्ता। और उसके बाद जो इसको बनाया गया था वो था भेड़ और बकरी बनाई गई थी। अब हम आ जाते हैं एक नवीन जीवन शैली को शुरू करते हैं कि कैसे एक नवीन जीवन शैली शुरू की गई थी। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक और पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग संभाल कर किया जाता था। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है कि अनाज का उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं, तो अनाज का उपयोग बीज के रूप में कर सकते हैं, खाद्य के रूप में कर सकते हैं, उपहार के रूप में कर सकते हैं और भंडार के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो जितना भी ये प्रोसेस दिया गया है कि एक लोग क्यों रुकते थे तो उसमें जो है उसको ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में आपको सीक्वेंस वगैरह भी लगाने को दे दे, क्योंकि सीक्वेंस लगाने को पूछा जाता है। फिर उसके बाद से लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे, टोकरियाँ बुनी जाने लगी और साथ ही ज़मीन में गड्ढा भी खोदा जाने लगा। मतलब आपको ज़मीन में गड्ढे खोद के लोग घर बनाने लगे थे, मिट्टी के बर्तन। एक ये भी आप चीज़ याद रखिएगा कि लोग जो है क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे, टोकरियाँ वगैरह। और ज़मीन में खड्डा खोद कर आपको जो है रहने का साक्ष्य तो आपको जम्मू कश्मीर में और बुर्ज होम में मिलेगा, जो आप आगे पढ़ेंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारक है। जानवर से हमें क्या क्या मिलता है, जानवर बच्चे देते हैं तो उनके मांस का उपयोग किया जा सकता है और साथ ही उनसे पता ही है कि दूध मिलता है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ है जो आप मतलब बिना याद किए आप उसको अपने लाइफ से जोड़ते हुए उसे आप ध्यान रख सकते हैं एग्ज़ाम में। पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है, मतलब भंडार का एक तरीका है और कभी मतलब कि उसको जो है भंडारण करना भी उसको आसान है। उसके बाद से हम जाते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में। चलो पता करते हैं। सबसे पहले तो पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने का साक्ष्य मिले हैं और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ये भी याद रखिएगा कि जितने भी हमारे उपमहाद्वीप में हैं और उनके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ये आप याद रखिएगा पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है ना। उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, ये मैंने पहला वीडियो में जो है इसे बता चुकी हूँ। तो पश्चिम, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उपमहाद्वीप ही समझ में ना आए कि पूरा जो है किस उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो है सारे पड़ोसी देश और साथ में ईरान भी आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिण भारत, मतलब सभी पूरा लगभग आ रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, यह सोचने के वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं के हड्डियों के साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि वो स्थान कृषक और पशुपालक बस्ती थी या नहीं थी, इसके बारे में पुरातत्वविद कैसे जानते हैं, तो वो ऐसे जानते हैं कि पौधे और पशुओं की हड्डियों का नमूना का वो अध्ययन करते हैं। और साथ ही जो भी इसमें से सबसे रोचक एक क्या था, वो था जले हुए अनाज के दानों के अवशेष उन्हें मिले हुए थे वैज्ञानिकों से, जिससे उन्होंने ये जाना कि मतलब कि लोगों जले हुए अनाज को देखकर उन्होंने जाना कि वो आग का उपयोग करना भी जानते थे, अनाज उपजाना भी जानते थे और साथ ही जो है वो पशुपालक भी रहे होंगे। ये इस चीज़ का एक अध्ययन करके ही लोग जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि और स्थायी जीवन की ओर देखते हैं तो आपने बुर्ज होम देखा होगा, जो कि यहाँ पे आपको देखा होगा नवपाषाण कालिक स्थल है, जो कि मैप में आपने देख लिया है। तो मैप में आपने देखा है तो वो वर्तमान कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, तो वर्तमान कश्मीर में हो और यहाँ पे आपको क्या मिला है, गर्तावास मिला है। और गर्तावास जो है उसके बाद से गड्ढे के नीचे जो है, गर्तावास का मतलब क्या होता था, गड्ढे के नीचे घर बनाना। ये जो स्थल है उन स्थलों को आप मैप से देख लीजिएगा कि ये कौन सा स्थल है, पूरा पाषाण कालिक स्थल है या नवपाषाण कालिक स्थल है। तो मैप में मैंने बता दिया था कि बुर्ज होम क्या है, एक नवपाषाण कालिक स्थल है। जितने भी काले घेरे लगे हैं वो मैंने बता चुकी हूँ। आगे को हम लोग देखते हैं, आगे को बढ़ते हैं। तो आगे को आप देखेंगे तो
तो यहाँ पे देखिएगा तो इनका जो उपयोग करते थे, ये आग कभी घर में जलाते थे, कभी अंदर जलाते थे। मौसम के हिसाब से ये घर में के अंदर और घर के बाहर जो है अपना आग जलाते थे। तो ये बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न है। इन्हें अब एक चीज़ और प्रश्न बनता है कि नवपाषाण युग क्यों नाम दिया गया भाई। अब पूरा पाषाण काल युग हो गया, मध्य पाषाण काल युग हो गया, तो मध्य पाषाण इसलिए दे दिया गया नाम क्योंकि जो है जलवायु में परिवर्तन हो गया। नवपाषाण युग नाम क्यों दे दिया गया था, तो क्योंकि जो है पूरा पाषाण काल से जो उपकरण मिले हुए थे उससे जो है उसी को आधार बनाते हुए, मतलब उससे जो औजार थे वो काफ़ी भिन्न थे, जिसके कारण क्या था, इसका नाम नवपाषाण काल युग रख दिया गया। इसकी क्या विशेषता थी इसमें के औजार के, तो इनकी विशेषता ये थी कि इनकी धार को और अधिक पैना कर दिया गया था और साथ ही उसकी जो है पॉलिश भी चढ़ा दी गई थी। इसमें आप ओखली और मसूला देखते हैं, जिसका उपयोग आज भी आप देखते होंगे कि अनाज पीसने के लिए किया जाता है। गांव वगैरह में आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, अनाज और वनस्पति पीसने के लिए किया जाता है। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल को जो है प्रस्तर युग भी कहा जाता है। तो अगर पूरा पाषाण काल न देखे प्रस्तर युग कहीं आपको दिखा रहे तो ये भी आप याद रखिएगा कि प्रस्तर युग और पाषाण काल एक ही समय की बात की जाती है। तो पाषाण काल, प्रस्तर भी मतलब होता है जो है, प्रस्तर भी मतलब प्रस्तर का मतलब भी वही होता है पत्थर, तो प्रस्तर युगीन सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है। और कुछ यहाँ पे क्या होता है, औजार हड्डियों के भी मिले हैं, वो तो हम लोग आगे से बहुत देर से ही उसको देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि एक आपको बर्तन दिख रहा है। ये बर्तन काफ़ी लेकिन पॉलिश बर्तन है और उस समय से बने हुए आज तक ये बर्तन इसी तरह से पड़ा हुआ है। उस समय की मतलब टेक्नोलॉजी को मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप लोग कर ले गए थे उस समय ही। नवपाषाण युग के जो है पूरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उसमें क्या था, अलंकार। अलंकार मतलब होता है कुछ उसमें जो है चित्रकारी वगैरह भी किया हुआ आपको मिलेगा। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। साथ ही चावल, गेहूँ, दलहन, आपको दलहन भी इसमें दिख जाएगा, जैसे जो है आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। साथ ही साथ आप देखेंगे लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्योंकि कपड़ों के लिए आपको क्या होता है, कपड़ों के लिए आपको कपास का होना ज़रूरी होता है। लेकिन उस समय जो है कपास, तो जैसे देखा जाए तो कपास का पहला साक्ष्य तो सिंधु घाटी में मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये कहा जा रहा है कि कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, मतलब इसमें सकते थे का शब्द यूज किया गया है, मतलब उसमें उगाए जाते थे या नहीं ये थे, ये अभी भी पुरातत्वविद कंफर्म नहीं होंगे, इसीलिए इन्होंने ऐसा शब्द लिखा है कि कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है ना, आगे जब पढ़ा जाएगा तो अगर कोई कंफर्म मिल जाता है सोर्सेस तो उसको जान लिया जाएगा। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी परिवर्तन एक ही साथ नहीं हो सकता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय के अनुसार हुआ होगा और अलग अलग तरह से हुआ होगा। कुछ लोगों ने नए व्यवस्था को अपनाया होगा, कुछ लोगों ने नए व्यवस्था को नहीं अपनाया होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन व्यवस्था कैसी थी आपको ये मैंने बता ही दिया है। एक नवपाषाण कालिक स्थल है जो आप चित्र में देख सकते हैं, वर्तमान पाकिस्तान का स्थल है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपको बोल ही दिया कि मानचित्र में ढूंढना, आपने मानचित्र देख लिया है। दूसरा आप देख लीजिए कि यहीं से आपको ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता और बोलन दर्रा आपको पूछेगा, बोलन दर्रे कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ के आसपास में है और एक हरा भरा समतल स्थल है। यहाँ पे आप देखेंगे स्त्री पुरुष, यहाँ पे संभवतः वह स्थान है जहाँ पे स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो है गेहूँ, चावल, जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। मतलब नवपाषाण काल में अब आप देखिए यहाँ पे ये बताना शुरू किया। ये स्थल के आधार पे अगर आपसे पूछे कि किस जगह वो कौन सा स्थल है जहाँ पे आपको सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि के साक्ष्य आपको सबसे पहले मेहरगढ़ में मिलते हैं। और साथ ही पालतू बनाने के लिए भी आपको अगर पूछ जाए कि सबसे पहले पालतू कहाँ पे बनाया गया था जानवरों को स्थल के आधार पे, तो आप उसे मेहरगढ़ ही लगाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है और इसमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरी की हड्डियाँ भी मिली है। मतलब हिरन भी, सूअर भी और जंगली जानवर भेड़ बकरी भी मिले हैं। घर कैसे होते थे? घर आपको जो है चौकोर और आयताकार आपको देखने को मिल जाएगा। चौकोर
इस तरह से चौकोर हो गया और इस तरह से ये आयताकार हो गया। तो इस तरह के घर देखने को उस समय मिलते थे। आगे आप यहाँ पे एक तस्वीर देखिए तो आपको ये देखने को समझ में आएगा कि ये देखिए ये पूरा का पूरा ये चौकोर ही दिख रहा है। ये जो भी घर उस समय खुदाई में उन लोग पुरातत्व को मिला हुआ तो उसकी तस्वीर खींची गई है, तो ये जो है आपको चौकोर दिख रहा है। आगे आप बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे एक आस्था का विषय बताया जा रहा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, ये सब लोग विश्वास करते थे। इसलिए क्या करते थे, कब्रों में मृतकों के साथ ही कुछ सामान भी रख देते हैं। इसी तरह से मेहरगढ़ में भी आपको जो है एक कब्र मिलेगी, जिसमें एक क्या था, एक कब्र में एक मृतक के साथ क्या किया गया था, कुछ बकरी भी दफना दिया गया था, ताकि परलोक में मृतक के साथ खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब मृतक परलोक में भी जाके खा सके, इसलिए जो है उसे जो है मृतक के साथ दफना दिया गया था। अगर अभी तक का प्रयास आपको अच्छा लगा हो और इसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले जो भी मैं वीडियो बना सकूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थोड़ा सा मैं जो है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ और भी अच्छा करने की कोशिश में हमेशा करती ही रहूँगी। सपोर्ट करना किसी का भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे आप क्या देखेंगे, ये आपको देखिए तस्वीर दिख रहा है यहाँ पे। ये आपको एक मानव का जो है कंकाल दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए आपको जो है बकरी दिख रही होगी, जिसको कंकाल के साथ दफनाया गया था। यहाँ पे दो बकरियाँ दिख रही हैं। दो बकरी है, एक तो बकरी है, एक पता नहीं किस चीज़ का तस्वीर दिया गया है, वो खुद ही पता नहीं, इसमें लिखा नहीं गया इसलिए पता नहीं चला। फिर इस आपको ये बताया जा रहा है कि अब फ्रांस को ढूंढने के लिए बात की जा रही है कि फ्रांस में गुफा की एक खोज की गई थी। कुछ छात्र जो है घूमने गए थे और उन्होंने क्या किया था, फ्रांस में जो है चित्र की खोज की थी। और ये जो है कब का बात है, ये बात है आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें ये जो है 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र गए थे। और ये चित्रकला कब की है, ये चित्रकला जो है आपको 20,000 साल पहले से लेकर आपको जो है 10,000 साल पहले के बीच की बात कही जा रही है। और इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कि घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंघा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों में चित्रित करके दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी उस समय फ्रांस में भी काफ़ी विकसित कर ले गए थे, क्योंकि इतनी इनकी कलाकारी को आप देख के ये कह सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये लौह अयस्क और आप देखेंगे लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से ही ये रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे फिर दूसरा चीज़ बता रहा है, तुर्की को ढूंढो। तुर्की में बता रहा है कि एक चलात ह्यूत तुर्की में है। पूछ सकता है चलात ह्यूक कहाँ है, तो ये तुर्की में है। और आप देखेंगे उसके बाद से यहाँ दूर दराज स्थान से कई चीज़ें लाई जाती थी और उसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर से कोड़िया और भूमध्य सागर की सीपिया आदि जो है यहाँ पे लाया जाता है। ध्यान रहे कि जो है उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। मतलब आपको ये याद रखना है कि अभी तक जो है क्या है, पहिए का विकास नहीं हुआ है। लोग क्या कहते थे, सामान या तो खुद अपने पीठ पर ढोकर लाएंगे या तो फिर किसी जानवर के जो है खुद सामान ढोएंगे या किसी जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाएंगे। इस प्रकार से आप अगर मैप में देखेंगे तो ये जो है आप देखेंगे कि यूरोप का मैप है। और जो है ये पूरा का पूरा जो है आपको जो है ये फ्रांस दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर का ये फ्रांस है। और ये देखिएगा तो ये आपको पश्चिम में जो है आपको ये, चूँकि आपको पता ही है कि तुर्की का जो है एक हिस्सा जो इतना है वो यूरोप में आता है और ये जो इधर का हिस्सा है ये सारा जो है आपको एशिया में आता है। तो यूरोप दो भागों में बटा हुआ है, एक एशिया में और एक जो है आपको जो है यूरोप का जो है पार्ट बना है। तो एशिया यूरोप दोनों में ही तुर्की आता है। तो इस को मैप को और आप अच्छे से अपने मैप में आप देख सकते हैं। जो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आपको उसका लोकेशन, चूँकि पूछा कहाँ था ये मैप में, तो मैंने उसे बता दिया। फिर आपको ये शब्द पूछे जा रहे हैं तो ये शब्द आप खुद से ही कर लीजिएगा। आगे जो है ये आप ये दोनों ये क और ख का जो क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन खाली स्थानों पर आप क्या भर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बाय बाय।